क्या होता है अपवर्तन, कौन बताएंगे? हम्म? ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल को ब्लैक बोर्ड में बता रहा हूँ, ध्यान से देख सकते। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकल था परावर्तन जो था उसमें हमको करना था परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। ठीक है, परावर्तन के 2 नियमों का सत्यापन करना था। पहला नियम ये था कि क्या था, आपतन कोण का मान बताओ किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण का बराबर जो है कौन है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये था, है ना, पहला नियम। दूसरा नियम ये था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों नियम को सिद्ध करना था। अब अगला जो प्रैक्टिकल है अपवर्तन है, अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या है? ठीक है, उस दिन मैंने समझाया था, कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे, एक बार और छोटा सा बता देता हूँ। ठीक, मैं क्या बताया था, कोई एक सतह है, मान लो इस तरफ है हवा, इस तरफ है और यहां से मैंने टार्च जलाया, ये ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से होते हुए पानी में प्रवेश करेगी तो वह सीधा नहीं जाएगा, पानी से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश का माध्यम बदलने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसको अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो माध्यम 2 तरीके के माने जा सकते हैं। पहला, या तो वो माध्यम होगा विरल माध्यम या सघन माध्यम। माध्यम कोई निर्धारित नहीं होता है, वो तुलनात्मक होता है। कैसे? हवा जो है यहाँ पर है विरल माध्यम, विरल बोलने से इसके अणु जो है थोड़ा दूर दूर है, इसलिए प्रकाश को ज्यादा रोक नहीं रहे, उसको बाधा नहीं पहुंचा रहे, इसलिए प्रकाश ज्यादा सीधा जा रहा है। लेकिन द्रव का तुम लोग पढ़े हो कि द्रव के अणु जो है वो पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण क्या होता है, द्रव के अणु क्या है, पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण क्या है, प्रकाश के मार्ग को ज्यादा अवरुद्ध कर सकते हैं, और ज्यादा अवरुद्ध करने के कारण से क्या होगा कि ये प्रकाश अब सीधा ना जाता है, इसलिए विचलित हो जाएगा, उसका मार्ग बदल जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। अब क्योंकि यहाँ पर अणु दूर दूर थे और इसके अणु पास पास है, तो ये कहलाता है विरल माध्यम, और उसकी तुलना में जो दूसरा माध्यम है यदि उसके अणु पास पास है तो वो कहलाता है सघन माध्यम। क्या कहलाता है? सघन माध्यम। ये क्या माध्यम है? ये वाला विरल हवा, यहाँ पर पानी क्या हो गया, सघन माध्यम। लेकिन यदि मैं इधर एक कांच का टुकड़ा रख दूं, कांच रख दूं, क्या रखना है, कांच रख दूं, तो कांच रख दूं तो क्या होगा, अब कांच तो ठोस है, और ठोस में तुमको पता है कि अणु और भी पास पास होते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं भी पढ़े हो ठोस द्रव गैस की परिभाषा। ठीक है, और पास पास होते हैं, तो क्या होगा, प्रकाश जितना सीधा यहाँ चल रहा है यहाँ पर और बेंड हो जाएगा, उसका मार्ग अब सीधा ना होकर के जैसा आ रहा है ऐसा ना होकर विचलित हो जाएगा, इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पानी यहाँ पर जब सघन माध्यम था, अब ये दोनों के लिए, कांच और पानी के लिए, पानी अब विरल माध्यम हो गया, है ना, और कांच अब क्या हो गया, सघन माध्यम। तो माध्यम जो है तुलनात्मक विरल और सघन होता है। मान लो फिर मैं यहाँ पर हवा रख दूं, तो अब क्या हो गया, हवा तो क्योंकि ठोस और गैस में कौन से अणु किसके दूर दूर होते हैं, हवा के होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, विरल माध्यम। तो
तो अब यहाँ पर भी मार्ग से प्रकाश विचलित हो जाएगा। तो हमारा प्रकाश यहाँ से इन माध्यमों से गुजरता हुआ सीधा नहीं जाएगा, वो अलग अलग जगह पर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश सीधा ना जा करके अपने मार्ग से विचलित होता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वो माध्यम पे निर्भर करता है कि वो कैसा चलेगा। ठोस द्रव गैस की जब परिभाषा हम लोग पढ़े थे तो हमको पता था कि ठोस में अणु एकदम पास पास और स्थिर होते हैं। 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े हो। द्रव में थोड़ा दूर दूर होता है, हवा में गैस में थोड़ा अणु जो है ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को जिसमें प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है इसको अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, ठीक है, उसके बाद में बताऊंगा। तो अपन अभी अपवर्तन को समझे। अब अपवर्तन के लिए एक हम प्रयोग करके देख सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इन माध्यमों में से किसी का एक माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सके। अपवर्तनांक मतलब उस माध्यम की प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस क्षमता को अपवर्तनांक को हम नापने के लिए, है ना, किसी भी एक को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कांच को लिया, तो उसके लिए आता है ये कांच का गुटका। इस कांच का हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, अर्थात ये प्रकाश को कितना मोड़ रहा है। सामान्य भाषा में, तुम्हारी भाषा में समझने के लिए कि प्रकाश को कितना मोड़ रहा है इसको नाप सकते हैं, कांच कितना मोड़ता है। तो उसके लिए हमारा एक प्रयोग है कांच का गुटके का। ये कांच का गुटका है, इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर। ठीक है, ये एक प्रयोग है। किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं है ना, नहीं पूछना है। अब आगे चलते हैं अपन कि इस प्रयोग को करना कैसे। उद्देश्य अभी बताया कि कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। सब इधर देखो, ठीक है, कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इस प्रयोग को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड में सब ध्यान से देखो। सर्वप्रथम हम लेंगे एक ड्राइंग बोर्ड, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड। इसके ऊपर एक कागज, सफेद कागज लगाएंगे ड्राइंग पिन की मदद से। ड्राइंग पिन की मदद से हमने यहाँ पर कागज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कांच का गुटका, ये कांच का गुटका है, इसको यहाँ पर किनारे पर या कहीं पर भी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी आकृति बना लेंगे यहाँ पर नाप कर। ये बन गया कांच के गुटके की आकृति। ठीक है, मैंने लाइन शीट से लाइन खींच दिया कागज में और ये बनी। अब उसके बाद हमको करना क्या है, जैसा हमने परावर्तन में किया था, याद करो, हमने 90 अंश से कम में एक आपतित किरण खींचा था। परावर्तन में थे ना तुम लोग? ठीक है, तो क्या हुआ था, 90 अंश से कम, मतलब ये सीधा 90 है, इससे कम में एक टेढ़ा लाइन खींचे थे। वैसे ही यहाँ पर भी करना है, और यहाँ पर क्या लगाना है, 2 आलपिन को लगा देना है। अब वापस इस कांच के गुटके को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और कांच के गुटके के अंदर से इस ओर पर वो दोनों पिन को देखते हुए यहाँ पर 2 पिन गड़ा दें। परावर्तन में किए थे अपन, उसी दिशा में देखे थे, है ना, प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस आ रही थी, इसलिए उसी दिशा में देखे थे। अब यहाँ प्रकाश की किरण पार जा रही है, इसलिए हमने क्या किया कि दूसरे तरफ से देख रहे हैं। तो दूसरे तरफ से देख करके जब हम यहाँ पिन गड़ाएंगे, मान लीजिए पिन गड़ गया, हो गया, कांच का गुटका को उठा के रख दिए वापस। अब इस लाइन को हम यहाँ से खींच देंगे, अब आलपिनों को हटा देंगे हम। ठीक है, और इन दोनों को लाइन को आपस में हम जोड़ देंगे। उसके बाद एक राउंडर, जानते हो राउंडर, है ना, वृत्त बनाने वाला होता है। उस राउंडर को लेना है, शीश लगा करके इतना खोल लेना है कि ये प्रिज्म के बराबर से बाहर ना जाए। इतना खोल लिए, ठीक है, इतना खोल के रखे। अब इसमें इस बीच वाले भाग से वृत्त बनाना है। तो उससे पहले एक काम कर सकते हैं, एक 90 अंश की सीधी रेखा जिसको अभिलंब बोलते हैं, उसको खींच लेते हैं। ठीक है, 90 अंश से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब ध्यान रखना, बिल्कुल सीधा खींचना। ठीक है, खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ बिंदु से हम अभिलंब और जहां पर आपतित किरण मिलती है वहां से वृत्त बना देंगे, एक ऐसा वृत्त बना देंगे।
राउंडर की सहायता। ठीक है, अब इस बिंदु से जहां पर चाप कटा हुआ है, इस बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे, नीचे पर भी सीधी रेखा खींचेंगे और उसको स्केल की सहायता से हम नाप लेंगे। ठीक है, उसको हम नाप ले सकते हैं, आराम से नाप सकते हैं। मैंने तो अभी बनाया, लेकिन जब हाथ प्रैक्टिकल ओरिजिनल करोगे तो वो आसानी से होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ऐसे नाप रहा हूं, तो ये आ रहा है हमारा 2। ठीक है, इसका मान आया 2। ठीक, नीचे का नाप रहा हूं, जहां से चाप कटा हुआ है यहां से लेना है ना, तो इसका मान आया 1.5। कितना आया? 1.5। अब 2 को 1.5 से भाग देना है, दशमलव हटा के शून्य लगाना है, तो कितना आ जाएगा? 20। 15 को भाग दो, एक बार गया, कितना आया? कितना बचा? 5। दशमलव लगा के शून्य लगाए, कितना आएगा? 15 दूनी 30 आएगा। ठीक है, 15 तिया 45, 3 आएगा, 45 तक जाएगा, बचा 1.3। तो हमारा मान यहाँ पर आया कांच का अपवर्तनांक 1.3। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिकल को 10 बार दोहराना है और जो मान अधिक से अधिक आएगा, है ना, वो इस कांच के गुटके का अपवर्तनांक होगा। मुख्य रूप से देखा गया है, या जो मानक है वो 1.5 का है। कांच के गुटके का अपवर्तनांक कितना आना चाहिए? 1.5। अगर तुम एकदम ध्यान से करो, बिना कोई चूक के करोगे, तो ये मान आएगा। लेकिन लाइन खींचने में अगर थोड़ा बहुत गलती होगा तो 1.2, 1.3, 4, 1.6 ऐसे मान आ सकते हैं। तुम्हारी विधि सही होना चाहिए, प्रैक्टिकल करने का तरीका वह सही होना चाहिए। ठीक है, परिणाम गलत आ सकता है, तो 10 बार करोगे 3-4 बार सही आएगा। प्रैक्टिकल को बार बार दोहराना है, कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, जो कि मानक रूप में 1.5 है। ठीक है, आया समझ में आता? कर सकते हो? कौन करेगा अभी?